Well, hello, dear NEET aspirants. Welcome back to another session. In today's session, we are going to solve some of the questions that is from your chapter hydrocarbon. So, hydrocarbon is going to be an important chapter that is in our class 11th, and we are going to solve it today. And we are going to see how to tackle the problems, how to solve the questions, and how to eliminate the misleading options. Right? तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन के साथ. आइए, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी सी इन फ्रंट ऑफ आवर स्क्रीन इज. क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़िएगा. मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज. अगर आप ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है एक एल्केन टाइप का. ऑप्शन नंबर बी में आपको एक एल्कीन दे रखा है. ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या दे रखा है, एक एल्काइन दे रखा है. और ऑप्शन नंबर डी में आपको सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन दे रखा है. अब अगर मैं मोस्ट एसिडिक कंपाउंड की बात करूं तो हालांकि हाइड्रोकार्बन में से sp3 sp2 और sp में से अगर मुझे कोई पूछे कि कौन सा ग्रुप, कौन सा कार्बन मोस्ट एसिडिक होगा, तो आपको एक चीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं. ध्यान से देखिएगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉलोज द रूल एंड दैट इज sp hybridized are more electronegative than sp2 and then sp3. ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी जान लीजिए. देखिए, अगर आपका s कैरेक्टर ज्यादा है, इफ योर s कैरेक्टर इज मोर, दैट मीन्स यू आर हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स योरसेल्फ. आपकी इलेक्ट्रॉन की खींचने की शक्ति काफी ज्यादा होगी अपनी तरफ. तो उस वजह से क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेंगे, द H will try to release in the form of H positive more easily. Okay, so if S कैरेक्टर बढ़ेगा, आपका कंट्रीब्यूशन उस ऑर्बिटल का ज्यादा बढ़ेगा जो न्यूक्लियस के पास रहना चाहती है. अगर वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास रहेगी तो उस पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पुल लगेगा, और अगर ज्यादा न्यूक्लियर पुल लगेगा तो वो ज्यादा खींचेगा शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स इटसेल्फ. राइट. तो अब हमें ये बात तो पता चल गई कि ए ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज दोनों कार्बन यहाँ पे sp3 है, दे बोथ आर sp3. ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे सही नहीं होगा क्योंकि दोनों क्या है, sp2. sp में 50% s कैरेक्टर होता है, sp2 में आपका कितना रहता है, 33.3%, एंड sp3 में आपको पता है 25% एस कैरेक्टर रहता है. बचे ऑप्शन सी और डी. अब सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा उस पर भी देख लीजिए. ध्यान से देखिएगा. अगर मैं इस ग्रुप को थोड़ा सा ऐसे बनाऊं, ये ग्रुप बन गया. क्या इस कार्बन पे, ये जो sp कार्बन का कार्बन है, क्या इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई फोर्स यहाँ पे लग रही है अपार्ट फ्रॉम द sp हाइब्रिडाइजेशन? वेल नहीं. लेकिन वहीं पे अगर आप डी ऑप्शन में जाएंगे तो आपको एक cs3 ग्रुप दिखेगा, एंड दैट cs3 ग्रुप विल हैव अ इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट. वो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करेगा इस नेगेटिव चार्ज को. एंड इफ द क्वेश्चन ने बोला है मोस्ट एसिडिक ग्रुप कौन सा होगा, तो स्टूडेंट्स मोस्ट एसिडिक ग्रुप वही होगा जो बहुत ईज के साथ H पॉजिटिव रिलीज कर दे, और जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है वो रिलेटिवली बाकी तीन ऑप्शन से ज्यादा स्टेबल हो. और हमें सिर्फ ऑप्शन सी में ही देखने को मिलता है. सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बिकॉज ऑप्शन डी में आप देख पा रहे हैं CS3 डोनेट कर रहा है. नेगेटिव डेंसिटी पहली से ही है आपके पास इलेक्ट्रॉन, आपको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है. राइट. ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे ये रहा. आइए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से. क्वेश्चन बोलता है मेजर प्रोडक्ट बताना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. अगर रिएक्शन में नजर डालें एक बार, 1 2 3, ये आ गया प्रोपीन. प्रोपीन दे रखा है, वन प्रोपीन बोलना चाहो बोल सकते हो, नो इशू. HCl दे रखा है और एक कंपोनेंट दे रखा है. अब ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे, ये जो रिएजेंट दे रखा है, ये है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ करा दी बच्चों. एक बार जरा ऑप्शन में आप सभी देख लीजिए, ये गिवन ऑप्शन है. क्या लगता है, पेरोक्साइड, HCl एंड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या होगा? मन में दो चीजें आ रही होंगी, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ. राइट. तो क्या लगता है क्या सही आंसर है? क्या मैकेनिज्म जो है हमारा वो कार्बोकैटायन के थ्रू जाएगा, या जो हमारा मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल के थ्रू जाएगा? तो जो इसका सही आंसर है बच्चों, उस पर आ जाइए कॉन्सेप्ट पे. देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है. कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर HBr
पेरोक्साइड के साथ दिया हो तब तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ का एडिशन कराइए, लेकिन अगर HCl पेरोक्साइड के साथ दिया हो तो आप मार्कोनिक ऑफ का एडिशन, और मार्कोनिक ऑफ में भी आप मॉडिफाइड मार्कोनिक ऑफ का एडिशन कराइए, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू ही जाना, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन का प्रोडक्ट मत बना देना, राइट। सो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, प्रोडक्ट बनाना मॉडिफाइड मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो रिएक्शन को हम प्रोसीड करेंगे, दैट रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोसीड थ्रू सम कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, नॉट थ्रू द फ्री रेडिकल, right? Because only HBr is the one that can go through the free radical mechanism, not HCl, not HI और not HF, right? चलिए इसका एक बार थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं दिखा देता हूँ प्रोडक्ट बनाने के लिए। आपके पास CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, इन प्रेजेंस ऑफ HCl में होगा क्या, H आएगा, डबल बॉन्ड है, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, H पे अटैक करा, H ने Cl को निकाला, CH3 CH CH2। यहां पे मैं आपको दो चीजें दिखा दूं, या तो आप पाथ ए के थ्रू जाएंगे या तो आप पाथ बी के, राइट। बट आपको एक बात पता होना चाहिए कि किस पाथ से ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, मैं उस पाथ को पिकअप करूंगा, राइट। देखिए ध्यान से, अगर मैं पाथ ए को पिकअप करता हूं तो मेरे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, और क्या प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, नो, राइट। बट इफ मैं पाथ टू को चूज करता हूं तो मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन आर रिलेटिवली स्टेबल, उससे ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे CH3 कर देना, राइट। ओके, क्यों, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे 6 अल्फा एच का लग रहा है स्टेबिलिटी, वहां पे अगर देखना चाहो तो 2 अल्फा एच की लग रही है, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, 6 अल्फा एच। तो रिएक्शन जो प्रोसीड होगी यहीं से प्रोसीड होगी, इसके बाद अब बचा क्या है, जो काउंटर पार्ट था HCl का, दैट इज Cl नेगेटिव, अब वो बचा है, वो आराम से अटैक कर देगा, बिकॉज देर इज नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, इसके अलावा अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट। तो बना दीजिए CH3 CH Cl एंड CH3। सो हमारे पास क्या बन के आ गया, हमारे पास बन के आया 2 क्लोरो 1 2 3 प्रोपेन। तो जिस भी ऑप्शन में 2 क्लोरो प्रोपेन है, दैट इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं। वेल यहाँ पे 1 क्लोरो प्रोपेन है तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, इस वाले ऑप्शन में 2 क्लोरो प्रोपेन है, वो करेक्ट आंसर है। क्या दोनों जगह क्लोरीन लगेंगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। और क्या दोनों टर्मिनल्स में क्लोरीन लगेंगे, नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको गलत ऑप्शन एलिमिनेट करने और सही ऑप्शन की तरफ आपको चुनना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इस बार मैंने अराइल वाला सिस्टम उठाया, बेसिकली देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। देखिए सबसे पहले बेंजीन के साथ आपने एसिटाइल क्लोराइड ले रखा है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो जब भी क्वेश्चन है फटाफट अपने दिमाग में आना चाहिए कि AlCl3 कैसा काम करता है। इट्स अ लुईस एसिड स्टूडेंट्स, ये क्या है, लुईस एसिड है, ठीक है। उसने कुछ ए प्रोडक्ट बनाया होगा, एंड देन द रिएक्शन प्रोसीड्स। उसके बाद मिथाइल क्लोराइड दे रखा है, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और क्वेश्चन ने पूछा कि जो बी बन रहा है ना, दैट बी इज अ मेजर प्रोडक्ट, वो बी है मेजर प्रोडक्ट। आइए एक बार ऑप्शन देखते हैं और फिर इसको प्रोसीड करते हैं सॉल्व करना। ऑप्शन ए में मुझे दैट एसिटाइल ग्रुप दिख रहा है और CH3 मेटा पोजीशन पे दिख रहा है। बी पे वो मेटा से हटके इस बार ऑर्थो में आ चुका है, सी में वो पैरा पे जा चुका है, और डी पे तो जाइलिन लग रहा है, पैराजाइलिन, राइट। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, उसके मैकेनिज्म में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है। मैं थोड़ा सा तेज चलता हूं यहाँ पे ताकि आपको जल्दी समझ में आए और हम क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दें लिमिटेड टाइम में। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, CH3 COCl। अगर इसकी रिएक्शन मैंने AlCl3 के साथ करा दी, सो AlCl3 विल एक्ट एज अ लुईस एसिड। Cl अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा Al को, और कहीं ना कहीं यहां से जो आपका ग्रुप है दैट इज पॉजिटिव, ऑक्सीजन की मदद से हम यहां से डोनेशन कराएंगे और इसको रिलीज कर देंगे। तो बना क्या बच्चों, CH3C पॉजिटिव।
मेरे पास एक असाइलियम आयन बन गया, असाइलियम आयन, राइट? इसे एसिटाइल कटायन भी बोलते हैं, असाइलियम आयन। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है, राइट? जब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं फटाफट प्रोडक्ट बना के दिखा दूं आपको एक बार। मेरे पास प्रोडक्ट बन के आ चुका है COCH3, राइट? अब देखना बच्चों, ये रिएक्शन हुई, मेरे पास ये ग्रुप बन के तैयार हो चुका है। आगे चलते हैं। अब उसने बोला है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में आपने फिर से क्या रिएक्शन कराई? CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो बच्चों, क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि यहां से जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, क्योंकि देखो, जो फर्स्ट पार्ट था ना रिएक्शन का, द फर्स्ट पार्ट, वो था फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, और जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें अल्काइल ग्रुप को जुड़ना है। अब सवाल ये उठता है कि दिस ग्रुप, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये कैसा ग्रुप है? अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो ये ऑर्थो और पैरा को फेवर करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो रिलेटिव टू मेटा ऑर्थो पैरा पोजीशंस डिक्रीज हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, तो जो अटैक होगा वो मेटा पे होगा। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई ग्रुप लगा हो एंड दैट ग्रुप which is attached to benzene contains some pi bonding directly, that groups are more electron withdrawing groups, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, राइट? बात समझ में आ गई? अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से खींचेगा, द सिस्टम से, ऑर्थो और पैरा से सबसे ज्यादा खींची जाएंगी क्योंकि आप इसके रेजोनेटिंग बना सकते हैं। तो बची कौन सी पोजीशन? तो इसमें बच्चों मेटा पोजीशन जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती नहीं है, बस रिलेटिव टू ऑर्थो एंड पैरा मेटा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखने को मिलती है, क्योंकि ऑर्थो पैरा से तो आप खींच रहे हो, राइट? सो जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, वो प्रोडक्ट बनता है फाइनली COCH3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, राइट? मेटा। सो अगर आप ऑप्शन देखें, बी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो ऑर्थो से खींचेगा ना, तो CH3 पॉजिटिव वहां पे अटैक कैसे कर सकता है, राइट? नीचे आ जाइए। क्या वो पैरा पे भेजेगा? बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन में तो आपने COCH3 को ही रिड्यूस कर दिया तो ऐसा तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज करा नहीं, तो ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ सही क्या बचता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में आसान है, लेकिन समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि आप रिएक्शन करा रहे हैं एक एल्काइन की, H2PDC BSO4 और Na इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ये दो रिएजेंट है। अब सुनना जरा, जो पहली रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं हमने लिंडलार कैटेलिस्ट यूज करा है, राइट? लिंडलार कैटेलिस्ट का यूज करके आपको पता है यहां से जो प्रोडक्ट मिलके आता है वो आता है सिस फॉर्म का, इट गिव्स सिस प्रोडक्ट। वेरास नीचे जो है वो है बर्च रिडक्शन, दैट इज अ बर्च रिडक्शन। तो कॉन्सेप्ट भी यहाँ के यही है, एक लिंडलार कैटेलिस्ट यूज कर दिया फॉर द रिडक्शन। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो है रिडक्शन का। आपको रिडक्शन करानी है एल्काइन की, दो रीजेंट दे रखे हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ BSO4? BSO4 का रोल ये होता है, इट एक्ट एज अ पॉइजन, पॉइजन की तरह काम करता है। ये रिएक्शन को एल्कीन पे रोक देता है, वरना अगर BSO4 नहीं डालेंगे तो सिस के बाद भी रिएक्शन होगी और वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? बर्च रिडक्शन में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे आपका ट्रांस पे अपने आप रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। ओके, तो ये बना सिस, ये बना ट्रांस। अब इन दोनों के बारे में कुछ क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। कुछ ऑप्शन है, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो बन के आए हैं क्या ये आइडेंटिकल है? नहीं, ये आइडेंटिकल नहीं है। क्या इनमें चेन आइसोमेरिज्म शो हो रहा है? देखिए, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है कि मेरी चेन में चेंज आ रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं, नंबरिंग करने को भी जाऊं, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि नंबरिंग में 1 2 3 4 चार कार्बन की चेन है डायरेक्टली, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 चार कार्बन की चेन है। तो आपकी चेन में तो कोई चेंज नहीं आया। क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही बात है। दैट शोज दैट दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते क्या है? देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करने के लिए दो कंडीशन चाहिए होती है। पहला तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, तो डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रही है, और उसके बाद जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ फटाफट, A B C और D। तो A को नहीं होना चाहिए बराबर B के, C को नहीं होना चाहिए बराबर D के, और ए बराबर हो सकता है बिल्कुल
सी के और ए बराबर हो सकता है डी के, राइट। ये दूसरी कंडीशन होगी। पहली कंडीशन लिख दीजिए यहाँ पे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो वो भी हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ डबल बॉन्ड, ठीक है। ये एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, वो नहीं घूमने देता, राइट। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दोज बॉन्ड, टूटेगा तभी घूम पाएगा, ओके। सो दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, इसलिए रोटेशन होती नहीं है। डी पॉइंट पे आते हैं, क्या इस पे पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है? क्या किसी भी, अगर मैं दोनों के नाम लिखूं, चलिए नाम लिखते हैं दोनों के। फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा, सिस ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन। क्या कहीं पे भी पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड की टू से चेंज हुई? नहीं, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म भी नहीं है, राइट। सो सही आंसर क्या हो बच्चों? सही आंसर इज द सी, दैट द गिवन कंपोनेंट जो बनेंगे दो, दे शोस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वो क्या शो करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे ये रहा। वुड्स रिएक्शन के बारे में बात करी गई है और पूछा गया वुड्स रिएक्शन करने के लिए सबसे सुटेबल रिएजेंट कौन सा है। देखिए वुड्स रिएक्शन होती क्या है, थोड़ा सा मैं इसका कॉन्टेक्स्ट दे दूं। कॉन्सेप्ट जो कहता है वो ये कहता है कि पहली बात तो वुड्स रिएक्शन कहां पे यूज करते हैं बच्चों? आप यूज करते हैं वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से, आपको अगर एल्केन बना रहा हूं, राइट, तब यूज करते हैं। होता क्या है, आर एक्स एन ए की प्रेजेंस में एक्स आर गिव्स यू आर आर प्लस ट्वाइस ऑफ एन एक्स, ये कॉन्टेक्स्ट है। अब वुड्स रिएक्शन से क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एक बात नोटिस करना, यहाँ जो रिएक्शन मैंने लिखी है बच्चों, दैट इज आर आर अगर जुड़ेंगे, अगर एक एक आर आर भी जुड़ा ना, तो कम से कम तो दो आर, मतलब दो कार्बन तो रहेंगे। तो ए वाला तो बिल्कुल बनने से रहा, इट विल बी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ मीथेन। और ये एक्चुअली इसकी लिमिटेशन है, राइट, कि मीथेन हम प्रिपेयर नहीं करते फ्रॉम द वुड्स मेथड। आगे चलते हैं। अगर बी वाले को मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखा दूं, तो एक दो तीन। अब ये जो ऐसा ग्रुप आया ना, बी वाला, बी वाले में प्रॉब्लम क्या है कि आप इसे बना तो सकते हो, लेकिन इट विल क्रिएट अ मिक्सचर ऑफ ग्रुप्स। मींस इसमें एक ग्रुप होगा CH3X ट्वाइस ऑफ Na, और आपको लाना होगा ग्रुप लाइक दिस थिंग, राइट, ओके। मिक्सचर ऑफ, आपको एल्केन चाहिए होंगे, तो उसमें प्रोडक्ट भी मिक्सचर बनेंगे। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बारी आपको CH3 को ये वाला ग्रुप मिल जाएगा, राइट, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन। जरूरी नहीं है हर बार यही मिले, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि CH3 जब रिएक्शन करने आ रहा हूं तो उसको खुद ही वो मिल जाए, राइट। तो इसमें यील्ड, पुअर यील्ड आती है, बेसिकली कहने का मतलब है पुअर यील्ड आती है, बिकॉज तीन तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक में जिसमें CH3 अटैक कर रहा है इस पे, एक में जब CH3 अपने आप से अटैक कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और एक में जब ये वाला ग्रुप अपने आप से रिएक्ट करेगा, राइट। उसको बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू शो यू गाइस मैं ये बना देता हूँ, राइट। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, अच्छी यील्ड नहीं आती, सुटेबल नहीं है मेथड। अगले पे चलते हैं वुड्स रिएक्शन पे, सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन कहीं ना कहीं मुझे एक सिमेट्रिकल कंपोनेंट दिख रहा है, और यस, जो अल्काइल हैलाइड से एल्किन बनता है इन वुड्स रिएक्शन, उसमें अगर ऑड सिस्टम लाते हो तो ऑड जोड़ के इवन बन जाता है, और इवन तो जोड़ के इवन बनेगा ही। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आप CH3 CH2 इस बार Br मान लीजिए, ट्वाइस ऑफ Na लाइए, और सिर्फ यही अल्काइल हैलाइड रखिए। अगर दूसरा मिलेगा नहीं तो अपने आप से रिएक्शन करेगा, वुड्स रिएक्शन के थ्रू जाएगा, और प्रोडक्ट में आपको 4 मेंबर की 1 2 3 4 चेन दे देगा, जो कि सी ऑप्शन में है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब डी में क्या इशू है? डी में इशू ये है बच्चों कि डी में एक ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड स्पीशीज आ रही है, ऑड कार्बन की, और आपने देखा खुद ऑड कार्बन की स्पीशीज बनाना डिफिकल्ट है। बना सकते हो बट यील्ड कम आएगी, राइट, ओके। तो इसका सही आंसर राशि। इसी के साथ हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, देखिए क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से क्या क्या पूछ सकते हैं, कितना कितना पूछ सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बताऊं। तो उसी सेशन से उठाकर एक और क्वेश्चन लाऊं जिसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना आनी चाहिए। बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन जो बहुत कॉमन वो है, वो तो आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन ने बोला कि फिनांथ्रीन का स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिए, और बेसिकली आपको पाई इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कुछ भी फॉर्मूला नहीं दिया। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको फिनांथ्रीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। आइए देखते हैं। पहली बेंजीन लगाई,
उसके साथ आप दूसरी बेंजीन लगा दीजिए और उसके साथ आप तीसरी बेंजीन लगा दीजिए, राइट? ओके, अब इस पर डबल बॉन्ड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है फ्रेंथ्रीन का। अब सुनना जरा, क्वेश्चन है बोला पाई बॉन्ड कितने हैं? तो कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि एक डबल बॉन्ड पे, फॉर वन सिंगल डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन से बनता है एक डबल बॉन्ड, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए और स्ट्रक्चर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अगर मेरे पास 7 डबल बॉन्ड्स है तो 7 इंटू 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स में बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ने बोले फ्यूरेन का स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया, लकीली कभी कभार वो बना के नहीं देता, तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, फ्यूरेन का आना चाहिए, राइट? पायरोल का आना चाहिए, पिरिडीन का आना चाहिए, थायोफीन का आना चाहिए, फिनान्थ्रीन का आना चाहिए, एंथ्रासीन का आना चाहिए, नैप्थलीन का आना चाहिए। ये स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, बहुत मोस्ट कॉमन है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन, इस सिस्टम में कितने कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन है एक बार देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है, राइट, जो ये लोन पेयर है, क्या इस लोन पेयर को मैं यहाँ शिफ्ट करा सकता हूँ? मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ सीधा यहाँ पे। कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन का, कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन कराने के लिए कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं, जिसमें से एक रूल ये कहता है कि अगर लोन पेयर के बगल में p ऑर्बिटल अवेलेबल है, राइट, एंड दैट इज sp2 ऑर्बिटल काइंड ऑफ थिंग, तो इन दैट p ऑर्बिटल पे वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है, राइट? p ऑर्बिटल एम्प्टी हो भी तब भी चलेगा, फिल्ड हो तब भी चलेगा। तो यहां से मैं जो उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा बना सकता हूँ, वो कुछ ऐसा देखने को आएगा। ये बॉन्ड यहाँ उठा, ये बॉन्ड यहाँ उठा, नेगेटिव लाइक दिस। फिर ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव लगा देना बच्चों, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव विद अ लोन पेयर, डबल बॉन्ड नेगेटिव, ठीक है? और अब क्या होगा, अब आप इसको नेगेटिव को देखिए, आप जब इलेक्ट्रॉन घुमाएंगे पूरा, इलेक्ट्रॉन यहां से घुमाया, यहां से घुमाया तो इलेक्ट्रॉन यहां गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन को आप यहां पे डोनेट करेंगे, राइट, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस पे कर दीजिए, तो यहां से डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे नेगेटिव चले गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फाइन। अब आपको आपका इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो आप अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लीजिए, कुछ इस तरह से, इस बॉन्ड को उधर कर दीजिए शिफ्ट, इस बॉन्ड को इधर कर दीजिए शिफ्ट, राइट? तो वापस से आपके पास आपका स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, जो कि ये था, ठीक है? इसको अगर हम नहीं भी दिखाएं तब भी चलेगा। कहने का मतलब ये बच्चों इस क्वेश्चन में, कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कॉन्जुगेशन में, जो भी यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल दिख रहा है हमें। तो एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, वो ये है कि दोनों डबल बॉन्ड तो यूज हो रहे हैं, साथ ही साथ एक इनर वाला, बोल सकते हो कि अंदर की तरफ है तो इनर वाला लोन पेयर इस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो आउटर है उसको हम पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे हैं, राइट? आउटर वाले को क्या है, हम पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे हैं बच्चों, ठीक है? तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो 4 तो नहीं हुआ। 4 इसलिए क्योंकि देखिए, अब ना बच्चों को क्या लगता है कि जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो 4 पे टिक कर देते हैं। कोई बच्चे ज्यादा दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं अच्छा अंदर वाला लोन पेयर कर रहा है तो बाहर वाला भी करेगा, 8 करते हैं, वो भी गलत है। सिर्फ 6 लोन पेयर ही पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं ऐसे कॉन्जुगेशन में, ठीक है? क्योंकि देखो, अगर ये लोन पेयर है ऊपर और नीचे वाला, तो एक बार में तो एक ही पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा वाला आउट रहेगा, ठीक है? तो 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इसका सही आंसर है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, और एक 2 अंदर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन से, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है, सुनना क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग अबव रिएक्शन इज, जो अबव रिएक्शन है उस पे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे कुछ ये रहे।
अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम डिहाइड्रोजनेशन, डी देखिए बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है बच्चों। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो कहता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट इज एलिमिनेशन होगा, हलाइड निकलेगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का, लिख दीजिए डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करा रहे हो, बेसिकली आप एलिमिनेशन करा रहे हो यहाँ पे। तो इस एलिमिनेशन में होगा क्या, आपको कुछ ग्रुप्स निकालने हैं, बेसिकली Br तो निकलेगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे डी भी है, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उन्होंने हाइड कर रखा है जानबूझ के, ताकि बच्चे कंफ्यूजन में डी को ही बाहर निकालें और ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे दूसरा भी लिख देता हूँ। कभी भी कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन टाइटियम ट्राइटियम का आए कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, कौन सबसे पहले टूटेगा, एक बात का ध्यान रखना, कार्बन ट्राइटियम का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कार्बन ड्यूटेरियम से, देन कार्बन हाइड्रोजन से। तो जो सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे लिख देना बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेकिंग। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ CH की सबसे कम है तो सबसे पहले वही टूटेगा, और हमें एलिमिनेशन कराने में वही हाइड्रोजन रिमूव करते हैं जो सबसे पहले टूट जाए। ड्यूटेरियम विल टेक टाइम, उससे पहले हाइड्रोजन निकलेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, दैट प्रोडक्ट विल बी CDCHME, CDCHME, दैट इज द आंसर। ओके, सो किस ऑप्शन में CHME? पहले वाले ऑप्शन में। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले वाले ऑप्शन में। ठीक है, सेकंड वाले में उन्होंने क्या करा, डी को निकाल दिया, ये बिल्कुल गलत है, मैंने आपको समझाया था अभी। उन्होंने क्या करा, अच्छा क्या मैं साइड वाले से भी एल्कीन बना सकता हूँ? देखिए बनाने को आप बना सकते हैं, बट दैट इज अ हॉफमैन प्रोडक्ट, और आपको पता है हॉफमैन प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबिलिटी सेट्सअप प्रोडक्ट की होती है ऐसे केसेस पे। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, और यहाँ पे तो उन्होंने कुछ अलग ही कर दिया, सब्स्टिट्यूशन जैसा कर दिया है, राइट? तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्योंकि देखिए कंडीशंस पूरी की पूरी आपकी एलिमिनेशन की है, राइट? आपके पास एक बेंजाइलिक सिस्टम है जहां पे आप एलिमिनेशन करा सकते हैं, और स्टेबिलिटी आएगी एलिमिनेशन से, तो एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा है देन सब्स्टिट्यूशन। एक्वस केओएच होता तो मैं कर भी सकता था, आई विल गो मोर टू द सब्स्टिट्यूशन साइड, बट अल्कोहलिक केओएच है, सो ऑफ कोर्स आई विल गो फॉर द एलिमिनेशन साइड, राइट? इस क्वेश्चन का आंसर सही रहा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। क्वेश्चन कहता है द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल इन पेंटा 1,3 डाइन। एक बार बना लीजिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5। 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड है। इसके उसने बोला जीआई बना के दिखा दीजिए। अगर मैं इसके जीआई बनाना चाहता हूं तो देखिए कैसे कैसे जीआई बन सकते हैं, ध्यान से देखना। क्या इस वाले सेंटर पे कोई जीआई बनेगा? देखिए बच्चों यहाँ पे जो लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इन हाइड्रोजन में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन सा इस हाइड्रोजन के, जो दूसरा हाइड्रोजन बच गया उसके सिस्टर ट्रॉन से। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर दूं, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जीआई देखने का, और हम देखते कैसे कि डबल बॉन्ड जब भी आपको जीआई देखना है, कंडीशन नंबर 1, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, और जो भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड के अराउंड देख रहे हो या आप एक रिंग के अराउंड देख रहे हो, वो ग्रुप्स एक दूसरे से थोड़े अलग होने चाहिए। मींस ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी शुड नॉट बी इक्वल टू डी इन सच केसेस, राइट? एक बार फिर से दिखाओ तो आपको, ए बी के जैसा नहीं होना चाहिए सेम, और सी डी के जैसा नहीं होना चाहिए, जबकि ए चलेगा सी के जैसा और बी चलेगा सी के जैसा, राइट? अलग अलग। उस केस में फिर बी हो जाएगा डी। ठीक है, ये चल सकता है, ये चल सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ए और बी सेम नहीं हो सकते, अलग अलग चल सकते हैं। हो सकता है किसी एग्जाम्पल में ए सी के बराबर हो जाए, या ए डी के बराबर हो जाए, किसी एग्जाम्पल में ए बी सी के बराबर हो जाए, या बी डी के बराबर हो जाए, लेकिन एक साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें कोशिश करनी है ए और बी सेम ना हो और सी और डी सेम ना हो।
तो पहले वाले में तो मुझे कोई जीआई नहीं दिखेगा, लेकिन दूसरे वाले में जीआई दिख सकता है। कैसे दिख सकता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, राइट? देयर आर टू हाइड्रोजन दैट आर प्रेजेंट ओवर हियर, एच एंड एच। सो ये दो हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, ये कभी सिस हो सकते हैं, और इसमें तो आपको ट्रांस दिख रहे हैं। मैं एक बार इसका सिस फॉर्म बना दूं, तो सिस फॉर्म में ये कुछ ऐसे दिखेंगे, राइट? दैट इज द सिस फॉर्म एंड दैट इज द ट्रांस फॉर्म, राइट? तो जिस क्वेश्चन का सही आंसर है, हाउ मेनी जीआईस आर पॉसिबल, चार तो होगा नहीं, सिक्स भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, क्योंकि जीआई की बात करिए तो सिस और ट्रांस ही पॉसिबल है यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आइए, एक और मजेदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। एक मॉलिक्यूल दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको देख के घबराना नहीं है। ब्रोमीन और आयरन एक इक्विवेलेंट दे रखा है। तो पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ से बनेगा क्या। बच्चों, अगर ब्रोमीन के साथ आयरन दे रखा है, या Br2Fe Br3 दे रखा है, सो दैट मीन्स कि वहां पे एक लुईस एसिड का काम है, राइट? लुईस एसिड है, और लुईस एसिड है तो लुईस एसिड ब्रोमीन से Br पॉजिटिव रिलीज करेगा ही करेगा। आप पहले रिएक्शन करा सकते हैं Fe प्लस, मैं दिखा देता हूं आपको, Fe प्लस Br2 की, तो यहाँ से FeBr3 बन के निकल जाता है, राइट? लेकिन ब्रोमीन आपके पास प्रेजेंट है, तो वो FeBr3 दूसरे Br को भी परेशान करेगा, वो लुईस एसिड की तरह काम करेगा, लुईस एसिड, और वो वहां से भी आपका क्या बना देगा, Br पॉजिटिव। अभी जो Br पॉजिटिव है, दैट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एंड अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो वो अटैक करना चाहेगा उस पोजीशन पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आइए एक बार क्वेश्चन पे ध्यान से नजर दौड़ाते हैं। जो मेरा क्वेश्चन था, आप ऑप्शन भी देख लीजिए एक बार, कि कौन कौन सी पोजीशन पे Br लगा हुआ है। ए में देख लीजिए, बी में देख लीजिए, सी में देख लीजिए, और डी में देख लीजिए। ठीक है, ऑल राइट, वापिस आ जाइए। तो अब सवाल ये उठता है कि ब्रोमीन पॉजिटिव को अगर अटैक करना है तो वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा। ब्रोमीन पॉजिटिव उस पोजीशन पे अटैक करना चाहेगा स्टूडेंट्स, जिस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो। अगर मैं बात करूं उस नाइट्रोजन की, तो आपको एक चीज बिल्कुल दिखी होगी कि नाइट्रोजन के बगल में कार्बोनिल ग्रुप है, एंड दैट कार्बोनिल कैन रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। दैट इज टोटली ट्रू, उसमें कोई शक नहीं है। नॉट ओनली दैट, जो बगल में आपको ये बेंजीन रिंग दिख रही है, तो कार्बोनिल कहीं ना कहीं उसके साथ भी कॉन्जुगेशन शो कर रहा होगा, एंड इफ इट इज शोइंग द कॉन्जुगेशन, सो वो उससे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो एक कंक्लूजन तो ये निकल के आया कि दिस रिंग इज रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रिलेटिव टू दिस रिंग, इस रिंग से। क्यों? क्योंकि इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप ले रहे हो सॉरी, बट कहीं ना कहीं ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इस वाली जगह पे भी तो पुट कर रहा होगा, राइट? इसको मैं बना के दिखा देता हूं एक बार। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, वो नीचे भी तो जा सकता है, राइट हैंड साइड में, राइट? दिस लोन पेयर कैन ऑल्सो गो शिफ्ट हियर, सो दस इस पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो कंक्लूजन क्या निकला बच्चों? कंक्लूजन ये निकला कि दिस रिंग जो राइट हैंड साइड में है, दैट इज रिलेटिव मोर इलेक्ट्रॉन रिच। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा हुई, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं पे अटैक करेगा। अब हमें पोजीशन देखनी है। ये जो ग्रुप है नाइट्रोजन पे लोन पेयर, वो ऑर्थो और पैरा को डोमिनेट, मतलब डोमिनेट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अब ऑप्शन में देखिए, जैसे हमने बोला, लेफ्ट वाली रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक नहीं करेगा। बी वाले ऑप्शन में पैरा है, और पैरा कहीं ना कहीं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कि पैरा पे आपका नाइट्रोजन का, अगर आप माइनस आई भी देखें, वो भी बहुत कम लगेगा, और आप अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां तक दे सकते हैं, राइट? यू कैन गिव योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर देयर। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी पे देखा जाए तो ब्रोमीन लगा हुआ है मेटा पे, मेटा पे ब्रोमीन लगाने का कोई मतलब नहीं है, सो दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। और डी पे देखेंगे, तो डी पे आपके पास ब्रोमीन वापस से पहली रिंग में चले गया, सो दैट इज इनकरेक्ट। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, दैट इज बी। बी इसका करेक्ट आंसर है, राइट? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, एक और क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमर? किस
पर्टिकुलर कंपाउंड में जीआई देखने को नहीं मिलता, वो भी सिस ट्रांस का। ठीक है, अगेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देख लीजिए, और कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मुझे सब में दिख रही है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा लिख के कोशिश करूं दिखाने की, तो ये मैंने पहले वाले ऑप्शन की सिस फॉर्म बना दी, और इसकी एक ट्रांसफॉर्म भी बना सकता हूं, राइट? तो पहले वाले में तो बिल्कुल बच्चों आपको सिस और ट्रांस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब बी वाले में बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक तरह से क्या होता है, रिंग प्लस डबल बॉन्ड का सिस्टम। आइए देखें ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। देखिए आपको रिंग बनानी है, और कुछ नहीं सोचना ज्यादा, डबल बॉन्ड बनाइए, सी बनाइए, CH3 यहाँ लगा लीजिए, H यहाँ लगा लीजिए। कंडीशन क्या हमारी? पहली तो हमारी होगी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर डबल बॉन्ड के अराउंड बी, सी, डी, ए और बी को एक दूसरे के बराबर नहीं होना। पहले चेक करते हैं सीओडी, क्या सीओडी एक दूसरे के बराबर है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब चेक कर लो ए और बी को। जब आप बच्चों इससे इस कार्बन पे गए, यहाँ पे भी कार्बन दिखा, तो ये कार्बन सेम है, लेकिन इस कार्बन से जो चीजें जुड़ी हुई है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ से CH3 जुड़ा हुआ है, तो इनका एनवायरमेंट डिफरेंट हो चुका है। ये जो ग्रुप्स है, यहाँ पे ये लोग एक दूसरे से डिफर कर जाएंगे, राइट? तो ये हो गया दूसरा ग्रुप, और ये हो गया कोई दूसरा ग्रुप। सो दैट मीन्स इन केस में आपको डेफिनेटली जीआई देखने को मिलेगा, यू विल सी द जीआई। तो ए में भी जीआई देखने को मिल रहा है, बी में भी देखने को मिल रहा है, सी में देख लीजिए। सी तो आपको स्टील बिन दे रखा है, स्टील बिन के आप सिस फॉर्म बना सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बनाया। बस मिथाइल की जगह पीएच लगा दीजिए, और ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हैं, मिथाइल की जगह पीएच लगा दीजिए। अब बच गया डी, और डी ही सही आंसर है, लेकिन एक बार देख लेते हैं उसको भी। अगर आप डी डी का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा? HNH, राइट? इस केस में H और CH3। तो इशू क्या हुआ बच्चों? इशू ये हुआ कि जो H आए दोनों, इन दोनों में आप बोल नहीं सकते कि H सिस। अगर मैं बोलूं H सिस है, तो कौन सा H किसका सिस है? लेफ्ट साइड का तो पता है कि एक ही H की बात कर रहे हैं, बट राइट में तो दो दो H है, सो वी कांट डिस्टिंग्विश। दैट्स व्हाई डी केस में हम बोलेंगे इट वोंट शो द GI, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है एक कंपाउंड, एंड दैट कंपाउंड कंटेन्स अ ट्राइक्लोरो कार्बन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, राइट? ट्राइक्लोरोकार्बन का एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रखा है। क्वेश्चन ने पूछा कि Br2Fe कर रहे हो रिएक्शन में ब्रोमीन इन आयरन, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इसके कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है, राइट? अगर आप ऑप्शन के हिसाब से चाहिए, बट सवाल ये उठता है कि मैं Br पॉजिटिव को अगर आपने बना दिया, आप समझ चुके हो कि यहाँ से Br पॉजिटिव जो बन रहा है वो रिलीज होगा, तो Br पॉजिटिव को मैं अटैक कराऊं तो कहाँ कराऊं, राइट? वेयर शुड आई अटैक द Br? वेल द थिंग इज क्या है दैट कि Br का जो अटैक है, राइट, Br का अटैक हम वहां कराते हैं बच्चों जहां पे मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो वो ऑर्थो पैरा पे भेजेगा। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो ऑर्थो पैरा से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा, वो क्या करेगा, वो मेटा को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा रखेगा। मतलब ज्यादा क्या रखेगा, वहां पे वो कुछ नहीं करेगा। तो मेटा वैसे का वैसे ही है, जस्ट ऑर्थो एंड पैरा की डिक्रीज होगी है। तो अटैक जब भी होना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो मेटा पोजीशन पे हो जाएगा। अब देखिए Br पॉजिटिव कभी कभार लिख देते हैं, बट आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म में ऐसा Br पॉजिटिव होता नहीं है, वो इस फॉर्म में रहता है, राइट? FeBr3, राइट, पॉजिटिव। वो तो बेंजीन जब अटैक करेगा तब ये खोल देता है, तो कंफ्यूज मत होना कि Br पॉजिटिव लिख दिया, एक्चुअल मैकेनिज्म तो ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए अब Br को आपको अटैक करवाना है। अब Br का अटैक देख लीजिए, ऑप्शन में चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा? कोई तो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पुट नहीं करा, सो व्हाई लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड। बी देख लीजिए, Br आपका पैरा पे, Br पैरा पे जाएगा तभी जब CCl3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
एंड ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है कहां से? ऑर्थो एंड पैरा से। और आप पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप को भेज रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो इज ए इज नॉट करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट। सी पे आ जाइए, सी और डी पे देख लीजिए। देखिए बच्चों, सी और डी पे क्या होगा? अगर आप सी और डी पे नजर दौड़ाएंगे एक बार, तो आपको एक चीज देखने को मिलती है, एंड दैट इज कि सी और डी पे भी, देखिए सी पे अगेन ऑर्थो पे गलत प्रोडक्ट, सिर्फ डी ही सही बचता है कि मेटा पे आप ऐसे ग्रुप्स को लगा सकते हैं व्हेन यू हैव अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो और एक इलेक्ट्रोफाइल को आना हो, तो वो मेटा ही प्रेफर करेगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा से तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हटा रहे हैं। यू आर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन। सो वेयर विल द न्यू इलेक्ट्रोफाइल गो? एंड दैट इज मेटा। मेटा इज रिलेटिव मोर इलेक्ट्रॉन डेंस। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ऑलराइट, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स फॉर हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 इज। C4H6 का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आपको बताना है कितने साइक्लिक आइसोमर्स बनेंगे। ओके, दैट्स इट। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, और उससे भी पहले आपको अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आते हैं ना, तो बात ही क्या है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते कैसे, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे। वो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी हमें बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, प्लस वन कर दीजिए। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखे? 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दिखे 6, प्लस वन 4। अच्छा, 5 - 3, 5 - 3 हुआ 2। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन तो मैंने बना दिया है। अब H6 है, तो एक स्ट्रक्चर ये बन के आया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका रिड्यूस कर देता हूँ ताकि मैं और भी बना पाऊँ। तो पहला जो स्ट्रक्चर बन गया है वो मेरे सामने ये बन गया कि हाँ, मैं एक 4 मेंबर की रिंग ऐसी बना सकता हूँ। ठीक है, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है 4 मेंबर की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में? नहीं, इसके अलावा तो नहीं है। 3 पे चलते हैं। 3 बनाया, 4 बनाया। अब इस पे बनाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये बना दिया। अब देखिए डबल डीबीए 2 है ना, तो इसका मतलब क्या है? आपको साइक्लिक भी मेंटेन करना है, तो साइक्लिक तो एक कंज्यूम कर जाएगा, और जो बचा हुआ दूसरा डीबीए है वो डबल बॉन्ड कंज्यूम करेगा। ओके, ग्रेट। तो पहला स्ट्रक्चर बन के तैयार है, दूसरा बन के तैयार है। क्या मैं तीसरा बना सकता हूँ? इसमें ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से। थर्ड वन। क्या बच्चों मैं इसमें फोर्थ बना सकता हूँ? ध्यान से देखना, इस तरीके से। और सुनना जरा, क्या इसमें मैं इसके अलावा क्या और कोई ऑप्शन लगता है आपको? देखिए मैंने 4 का बना दिया, मैंने 3 का बना दिया, इसके अलावा कोई कुछ और? वेल, इसके अलावा और कोई तो दिखता नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक ये बना सकते हैं आप, बट लाइक दिस, राइट? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, या ये 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है टू मेक अ साइक्लिक आइसोमर विद हाइड्रोकार्बन विद फॉर्मूला C4H6। आप सब में चेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन बना के सब में 6 आएंगे। ठीक है, तो 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। मेजर प्रोडक्ट पूछा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए रिएक्शन कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है बेंजीन के साथ अल्काइल हैलाइड और एनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन कहीं ना कहीं हमें कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करती है, एंड द कोर कॉन्सेप्ट दैट वी आर अप्लाइंग ओवर हियर इज रिगार्डिंग टू फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का जिनको मैकेनिज्म पता है वो तो बिल्कुल सही बनाएंगे, जिनको नहीं आता, हवा हवा में पड़ रखा है, वो गलत करके ही आएंगे, पहली बोल रहा हूँ। राइट, देखना जरा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, फटाफट CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव बनाते हैं।
और उसको फटाक से वो रिएक्ट करा के ए मार्क करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। अगर आपके पास ये कार्बोकैटायन बना है, तो कार्बोकैटायन के बारे में बच्चों एक बात का हमेशा ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, राइट? रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो यहां से 1,2 हाइड्राइड का शिफ्ट कराइए। जो सेकंड कार्बन है, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को खोल के बना देता हूं ताकि आपको दिख जाए। दिस हाइड्रोजन will take away the electron pair and shift to that carbon. What will happen? You will get a secondary कार्बोकैटायन। आपको एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के। सेकंड वाला हो गया डन। अब अगर ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन हुआ, तो अब बनाइए ना इसके आगे रिएक्शन कीजिए। अब ऐड कीजिए अपना बेंजीन को, ऐड कीजिए। बेंजीन को ऐड कीजिए, वो अटैक करेगा, एंड फाइनली यू नो लाइक सी CH3 कर दीजिए, यहाँ पे CH3 H कर दीजिए, H कर दीजिए, डबल बॉन्ड। अब पता है आपको, वो जो Cl निकाला होगा, ये वाला Cl, ये भी तो विसिनिटी में प्रेजेंट होगा कहीं ना कहीं। सो दैट Cl विल टेक अवे दैट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज करेगा, रिंग में वापस से आपकी एरोमेटिसिटी आएगी, और आपके पास स्ट्रक्चर बनके तैयार है कुछ इस तरह से। सो डी इज द करेक्ट स्ट्रक्चर बच्चों, डी करेक्ट स्ट्रक्चर है, नॉट ए। तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने, जल्दबाजी नहीं करनी, और एक बार जरूर सोचना कि अगर उसका मैकेनिज्म है उस रिएक्शन का, आपने कर रखा है, तो वो कैसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, ग्रेट। आगे चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पे। चलिए एक बार ये ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है एक कंपाउंड एक्स है जिसका ओजोनोलिसिस करके ये कंपोनेंट मिला है, और उसने पूछा है कि एक्स का फॉर्मूला क्या है। तो देखो इसको, ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे स्टूडेंट्स, एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए, ए, बी, सी एंड डी। वापिस आ जाइए, कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर देता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट लग रहा है ओजोनोलिसिस का, और मैं कह रहा हूं इसमें ना रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुआ है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला रिडक्टिव ओजोनोलिसिस? सो डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट देख के भी हम बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा में जिंक दिखाओ और हम बोले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या आपके प्रोडक्ट में आपके एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स हैं, क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुए? नहीं, दे रिमेन्स इन एल्डिहाइडिक फॉर्म। दैट मींस कि एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। अब अगर एक्स का रिएक्ट करके, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनाए, तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री है। नंबर वन पॉइंट टेक अवे क्या है कि अगर ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट, मार्क कर लीजिए अपनी नोटबुक में कहीं पे भी, अगर आपकी ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट एक है, तो दैट मींस मॉलिक्यूल के अंदर कहीं ना कहीं सिमेट्री है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स वो दोनों सेम है, तो एक ही प्रोडक्ट वो शो करेंगे। ओके, हमारे केस में जो प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा होगा, ओजोन एंड जिंक वाटर, राइट, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ये बना प्रोडक्ट, सो व्हाट इज द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होगा? तो बच्चा सिंपल सी बात है, इसी की टू कॉपी नीचे लगा दीजिए, और इतना तो हम सभी को आ जाता है, दैट इज जहां जहां ऑक्सीजन दिख रहे हैं, राइट, वहां पे डबल बॉन्ड कर दीजिए, क्योंकि इसको तोड़ के तो ये डबल बॉन्ड आए होंगे, राइट। उनको तोड़ के आप चाहे तो सीएचओ को भी थोड़ी अच्छी फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि आपको तुरंत पता चल जाए, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यहाँ तक पता चल चुका है कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। और जिनको नहीं पता चला उनके लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, राइट, ग्रेट। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो जो मेरा रिएक्टेंट होना चाहिए वो कुछ इस फॉर्म का होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ए ऑप्शन के जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे जो कि मैच ही नहीं कर रहे। बी इज द करेक्ट आंसर जो हमसे मैच कर रहा है। एक बार आप सी और डी को भी देख लीजिए।
सी का अगर बनाएंगे तो सी का आप कुछ ऐसा बनाएंगे और लाइक ऑफ कोर्स आपके पास 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बन के आएंगे बच्चों। यहाँ पे भी अगर आप करेंगे तो यहाँ से आप इसे तोड़ दीजिए, राइट? तो ये कुछ ऐसा रहेगा। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी है। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट बताना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक एल्केन दे रखा है, साइक्लिक एल्केन बोल सकते हैं आप, जिसमें CH3 लगा हुआ है। इसका ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। देखिए, ब्रोमिनेशन जो होती है वो होती है सिलेक्टिव इन नेचर। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, मैं सारे कॉन्सेप्ट लिख देता हूं यहाँ पे, वो है आपका ब्रोमिनेशन। और ये किसके थ्रू जाएगी? ये जाएगी बच्चों फ्री रेडिकल के थ्रू, राइट, रिएक्शन में। सेकेंड स्टेप पे एल्कोहलिक केज से एलिमिनेशन होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। और थर्ड स्टेप पे आपका HBr का एडिशन होगा इन एंटी मार्कोनिक ऑफ स्टाइल। आइए प्रोडक्ट बना के देखते हैं। देखिए, पहला जो इसका प्रोडक्ट बनेगा पहली रिएक्शन का, वो बना रहा हूं मैं। अगर ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव है तो वो CH3 Br बनाएगा इस तरीके से, टर्शरी ब्रोमाइड बनाएगा, राइट? टर्शरी हैलाइड बनेगा इन कंपैरिजन टू CH2Br। और देखिए, आपके पोजीशंस प्राइमरी एरी, टर्शरी एरी, सेकेंडरी एरी। हम सबको पता है कि सेलेक्टिविटी में ब्रोमीन की जो टर्शरी पे अटैक करने की पावर है वो 1600 तक चली जाती है, एज कंपेयर टू 80, अराउंड 80, 2 डिग्री एंड 1 फॉर 1 डिग्री, राइट? ओके, सो टर्शरी ही बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको यहाँ से करानी है एल्कोहलिक क्यूएच। अब एल्कोहलिक क्यूएच के लिए जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास जो अगला ऑप्शन आएगा सेकंड वाला, उसमें क्या करेंगे? बगल वाले एच से निकाल दीजिए, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन चाहिए बच्चों, वो बन गई है जब आपने एल्कोहलिक केएच यूज करा और थोड़ी सी हीट करी, एलिमिनेट हो गया। थर्ड वाले ऑप्शन में जब आप HBr ला रहे हैं इन परऑक्साइड, तो इसमें एंटी मार्करिक ऑफ एडिशन कराते हैं। और एंटी मार्करिक ऑफ एडिशन में क्या होता है कि CH3 यहाँ पे रहा, जो Br है, Br उस तरफ जुड़ता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, और H आपका इस तरफ जुड़ता है। बिकॉज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम स्टेबल फ्री रेडिकल बनाते हैं, और स्टेबल फ्री रेडिकल आपका तभी बन पाएगा जब वो टर्शरी पे बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बच्चों, वो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, ओके, हाँ। ए तो पहला प्रोडक्ट बना था, लेकिन उसने मुझसे पूछा है थर्ड के बाद, हाँ, पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो सारी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन गया, दैट इज द प्रोडक्ट बी। ऑलराइट, प्रोडक्ट बी इज द करेक्ट आंसर। Alright, student, keeping said that, that's all for today's session. I hope that hydrocarbon for this session will be whatever your doubts regarding the hydrocarbon, you have cleared that, and you have practiced more, you have learned more. That is very, very important. अगर कुछ गलत होता है, so definitely analyze it. Try to remember the mistakes, right? Try to remember that what you are thinking at that position, उसको आप rectify कीजिए. And in the next class, we are going to meet with a new chapter. And this time, we are going to bring coordination and electrochemistry in the next session. Till then, keep practicing, and definitely you will clear the NEET examination with good marks. Bye.